मजदूरों का करते थे 200 दिन काम और 600 रुपए मजदूरी, तो वो भी गरीबी से बाहर चला जाता। मतलब कि कुल मिलाकर के यात्रा जो है गरीबों के लिए है, गरीबों को जो है गरीबी से ऊपर उठाने की है। ये गरीबों को गरीबी से ऊपर उठाने के साथ साथ संपूर्ण बिहार को बदलाव के लिए, बिहार को जो बिहार में उद्योग धंधे नहीं लगे, इसकी जो साजिश चलती रही है, एयरपोर्ट से लेकर के फ्लाई ओवर, ये कोई उद्योग धंधा नहीं है। उद्योग धंधे जहाँ से कुछ कृषि जनित उत्पाद हो, यहाँ की स्थिति के आधार पर कुछ फैक्ट्रियाँ बने, फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्रियों के लिए कहा जाता है कि बिहार एक उपजाऊ जगह है और उपजाऊ जमीनें यहाँ पे ज्यादा है, तो ऐसा कहीं हम लोग का जगह नहीं मिलता है। मतलब कि जो सुनने में आता है, और चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला, यहाँ पे जो है उद्योग धंधा करने के लिए उस तरीके का जगह नहीं है, हर जगह उपजाऊ जमीन है और उपजाऊ जमीन में किसान अपना फसल करेगा कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई जाए। आप ही बताइए। अब आप तो देख ही रहे स्टील प्रोसेसिंग प्लांट, ये कुमार बाग का, क्या वहाँ जगह नहीं है? जगह भी है और प्लांट भी बंद पड़ा है। किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार को चलाना चाहिए ना। चनपटिया को जो मिल थी BIC की, वो किसकी थी? उसमें वो पैसा और उसकी जमीन तो है, वो फैक्ट्री लगा सकते हैं, वो चीनी मिल यहाँ उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्रियों के लिए जमीन की कमी थोड़े है। बिहार में तमाम जमीन उपजाऊ भी है और कुछ दूसरी भी जमीनें हैं जिनको देख करके ये किया जा सकता है, लेकिन उनको बिहार को सबसे ज़्यादा बदल रखना है कि अडानी के लिए, अंबानी के लिए, टाटा बिरला के लिए बिहार से सस्ते मजदूर बाहर जा सकें, वो अहमदाबाद जा सकें, वो गुड़गांव जा सकें, हरियाणा जा सकें, वो बंगलोर जा सकें, मुंबई जा सकें। इसके लिए अडानी के लिए, अंबानी के लिए, टाटा के लिए, बिरला के लिए, तमाम उनके उद्योगपति मित्रों के लिए चाहिए कि सस्ता मजदूर, और बिहार से ज़्यादा सस्ता मजदूर कहाँ है? किस देश के लोग, किस राज्य के लोग हैं बिहार में, ये देश में जो आपको बाहर जा रहे हो काम करने? सबसे ज्यादा बिहारी काम करते। चलिए, इन्होंने एक यात्रा जो निकाला है, एक गरीबों को जो है गरीबी से ऊपर उठाने के लिए, गरीबी से जो है निजात दिलाने के लिए इन्होंने माना है। अब चर्चा कर लेते हैं नेताजी अपना विधानसभा। एक तो हम इसमें एक बात रुक गई है, हम ये कहेंगे कि ये बिहार में तमाम तरह के अन्याय जो है, जो केंद्र सरकार के द्वारा और डबल इंजन की सरकार के द्वारा है, उसके लिए भी ये यात्रा है। बिहार में दलितों की हत्या बढ़ गई है। ये आपका एक स्टेटमेंट देखा गया, सुनिए, आपका एक स्टेटमेंट मैंने सुना जिसमें कह रहा है कि एक दलित जो मूंछ रख करके गया था उसकी हत्या हो गई। क्या इसमें क्या सच्चाई था? ये आप तो महाराजगंज, ये थाने की घटना है, सिवान की घटना है। वहाँ टीचर भरत माझी जो है, उनकी हत्या हुई है और ये पूरा मीडिया में भी आया है, तमाम जगहों पर बातें आई है। क्या आपको नहीं लगता है कि अफवाह भी हो सकती है? क्यों ये अफवाह लग सकती है? जब किसी संजीत माझी का, देखिए संजीत माझी का गया में आप देख रहे हैं कि कैसे उसका हाथ काट दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन उन हाथ काटने वालों के पक्ष में है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना में जो है एक दलित मुसार परिवार का, उसके मुंह में पेशाब कर दिया जा रहा है। वो अपनी महिला को, अपनी पत्नी को पीटते हुए देखता है, उसको बचाने के लिए जाता है तो उसके साथ घटना होती है। बगहा में आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की घटना होती है। एक मुस्लिम जोड़ा उतरता है सत्याग्रह ट्रेन से अपने बाल बच्चों के साथ, तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक पूरा वहाँ पर सांप्रदायिक उन्माद करने वाले लोग, दंगा कराने वाले जो लोग हैं, वो अफवाह फैला करके कि ये हिंदू लड़की को भगा के ले जा रहा है और उसकी बर्बर पिटाई करते हैं पति पत्नी की, और जबकि वो बगा का ही, वो बता रहा है कि हमारे बच्चे हैं और हम ये बगा मस्तान टोला के हैं, और उसके साथ आपको पुलिस जो है उन तमाम अपराधियों को नहीं पकड़ रही है। तो ये इस तरह का जो अन्याय है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को देख रहे हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड बिल ला करके, संशोधन बिल, कैसे वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति कब्रिस्तानों की, ईदगाह की, मस्जिदों की, मदरसों की, लाइब्रेरी की, तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम जो संस्थान है उसकी जमीन को हड़पने की तैयारी चल रही है। ये सर्वे के नाम पर, इसमें चर्चा कर लेते हैं। पहले चर्चा कर ले कि आप जिस विधानसभा से आते हैं,
उन सारे लोगों का जो है सवाल है। लोगों ने कहा कि वीरेंद्र गुप्ता जब से उस क्षेत्र से महेंद्र सिक्टा विधानसभा से जब से विधायक बने हैं उस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, कुछ ज़्यादा विकास नहीं हुआ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो किसी भी तरह का विकास उस क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो आप तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? आप खुद विधायक हैं, आप अपने क्षेत्र में आप अपने लोगों को जो कुछ नहीं कर पा रहे और बिहार के लिए एक यात्रा निकाले हुए, क्या कुछ करिएगा? आपको किसने ये बता दिया? हम आपको वहाँ पे किसने रहते बता हैं। दिया ये? हम वहाँ पे रहते हैं। नहीं, आप कहाँ रहते हैं? वहाँ पे रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? ये जो है आप कहाँ रहते हैं और किसने बता दिया? इनरवा में हम रहते हैं। इनरवा में रहते हैं। हाँ। क्या इनरवा में सड़क नहीं बनी है? इनरवा में हम बता दें नहीं नहीं, ये हमको बताइए कि वहाँ कौन से जगह है जहाँ आपको सड़कें नहीं है, कुछ आपको साफ सड़कें हैं। पिछले दिसंबर से वो प्रशासनिक तौर पे ये बीजेपी की जदयू की गवर्नमेंट जो है उसके यहाँ लटकी हुई है। इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। नहीं, ये हम इसके जिम्मेदार हैं। ये जब हमने ये तमाम चीजों को करके और ये जो RWD के सेक्रेटरी है उनसे हमारी कई राउंड की बात हो गई, मंत्री से कई राउंड की बात हो गई, इसके जिम्मेदार हम हो गए। तो ये जो है सरकार जो है ये आवाज विधानसभा में भी, आप विधानसभा का हमारा क्लिप देखेंगे तो उसमें ये सवाल है। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि सरकार द्वारा तमाम तरह का अन्याय है। जो विपक्ष के लोग हैं उनके साथ भी अन्याय है और विपक्ष के कोई लोग अगर बोलते हैं तो तमाम बातों को दरकिनार किया जाता है। आप सोच लीजिए कि अभी जमीन का सर्वे चल रहा है और बेतिया राज का मामला है सामने, रोज अखबारों में बयान आ रहा है कि एक इंच जमीन जो है बेतिया राज की जमीन जो है उसको बेदखल किया जाएगा। ये लाखों लाख लोग बसे हुए हैं। क्या इस सरकार के पास हिम्मत है कि ये लाखों लाख लोगों को बेदखल कर देगी? बेतिया राज का 75% हिस्सा, नरकटियागंज का पहले ये तो हम कह रहे हैं कि पहले तो बिना सिर पैर की बात जो करते हैं। एक बात माइनर टाउनशिप, उसके बाद हजमा टोला होते हुए अरपत बेदी पे जो पुल बनाने का वहाँ के लोगों के लिए हमने वादा किया था, कहा था कि हम जब जीतेंगे तो सबसे पहले यही काम करेंगे। वहाँ के लोगों ने हमको बताया अभी तक उस गांव के लिए पुल नहीं बना। अभी तक वो गांव के लोग जो है चचरा पे चलते हैं, जब बारिश का बाढ़ आता है तो आना जाना बंद हो जाता है। तो क्या इसके लिए क्या जवाब दीजिएगा? आप विधानसभा में हमारा क्लिप देख लीजिए। ये है हजमा टोला वाला, हमने सरकार के संज्ञान में लाया। सरकार को जो करना है वो कर रही है और जिसको नहीं करना है नहीं कर रही है। तो ये पूरे तौर पे हजमा टोला वाला पुल जो है उसकी पूरी सूची वहाँ ये RWD के सेक्रेटरी के माथे पर लार दी गई है। ये विधानसभा में डाला गया है और उस वहाँ आवाज उठाई गई है कि इसका जिम्मेदार विधायक होगा विपक्ष का। ये सरकार क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? जिस सरकार को लोगों ने चुना नहीं, ये सवाल तो उल्टा है। विधायक तो आप हैं, विधायक के तौर पे आप पहले तो सवाल तो ये उल्टा है, ये नीतियों का सवाल है कि वो किन नीतियों को, कि वो फ्लाईओवर में पैसा खर्च कर रहे हैं, वो गांव की सड़कों से उनको मतलब नहीं है। उनकी नीतियां वहाँ हैं, हमारे गांव कट रहे हैं। तो कभी आप पहले बात सुनिए, कोशिश किए कि देखिए हमारा बात जो है विधानसभा में नहीं सुना जा रहा है, तमाम लोगों को कभी सूचित किए, बताए कभी? ये पूरी बातें भाषण में रोज बताई जा रही हैं। ये सरकार कल ही बैठकों में हमने कहा है कि ये सरकार जो है वहाँ मुगलैया है, सुनरगावा है, कदमुआ है, महेसड़ा है, वो गांव कट रहा है सिकराना नदी से। लेकिन सरकार जो है वो लगातार ये बात विधानसभा में भी उठाने के बावजूद उन गाँव के कटाव को बचाने के लिए नहीं कर रही है। सरकार पैसा खर्च करी है मेला और उत्सव पर कि जल संसाधन विभाग का जो पैसा है वो पोखरा के सौंदर्यीकरण में खर्च होगा। जल संसाधन का विकास का पैसा जो है वो रबर डैम गया में बना करके गंगा से पानी लिफ्ट करके वहाँ ले जाया जाएगा, मेला लगाया जाएगा, राजगीर में मेला लगाया जाएगा। तो उसकी प्राथमिकता यहाँ है। इससे आपको गांव कटे या बाढ़ आवे, चाहे आपको कोसी का बांध टूटे या आपको रतवल का बांध टूट जाए या सिक्टा का सुरूजपुर बांध टूट जाए, ये सरकार जन विरोधी है, इसको इससे मतलब नहीं है। ये ठीक इसी ढंग से सुन लीजिए बात, सुनिए। ये सड़कों के मामले में भी सरकार की नीति है, सीधे तौर पे हम फ्लाई ओवर बनाएंगे, हम एयरपोर्ट पर पैसा खर्च करेंगे,
हम गांव की सड़कों पर नहीं खर्च करेंगे। तो ये सरकार की नीति का मामला है। विधायक तो सवाल सरकार से यही कर सकता है कि वो विधानसभा में सवाल उठाए, वो सेक्रेटरी को लीक करके दे, वो इसके लिए जुलूस प्रदर्शन धरना करे। तो ये तमाम काम तो हम कर रहे हैं। अभी आपके रीजन में अभी तक कितना सड़क पास हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में? जितनी सड़कें पास हुई है टोटल जो पश्चिम चंपारण में जो सड़कें हैं, जितने दूसरे विधानसभाओं में पास हुई है उससे ज़्यादा है। आप RWD के ऑफिस में जा करके देख लेंगे, उससे ज्यादा पास हुई है, लेकिन बना नहीं। देखिए मान्यटार से बना भी है। मान्यटार से रामपुरवा जाते वक्त जो है एकदम टूटा फूटा रहता है। मतलब कि हमको लगता है कि 25 साल से ज्यादा हो गया वो रोड अभी तक नहीं बन पाया। और आप चाहते तो वहाँ के लोगों का कहना है कि निरंतर गुप्ता चाहते तो वहाँ पे वो काम हो सकता है। अच्छा ये बात बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं और आप जानते हैं कि एक बार सरकार पैसे खर्च कर देती है किसी सड़क पर तो 5 साल के अंदर वो नई सड़क नहीं बनती है। 5 साल से तो ज्यादा हो गया। वो सड़क का लाइफ कितनी है आप बताइए। 25 साल आपने कहा दिया, वो सड़क का लाइफ तो 4 साल भी नहीं हुआ। और ये नीतीश और डबल इंजन की तो सरकार है भाजपा की, इतना भ्रष्टाचार है कि 4 साल में ही वो रोड का कबाड़ा निकल गया है। तो ये इससे भाजपा जदयू की सरकार की जिम्मेवारी है। वो हमसे पहले सड़क बनी थी 4 साल, अब उसको होने को है 4 साल, हमारा भी होने को है। और वो सड़क जो है 70 बनी है, ये इसकी जिम्मेवार तो वही सरकार है। और 5 साल के पहले नहीं बनेगी। मतलब कि विधायक हैं आप और सारे सड़क नहीं बना तो उसका जिम्मेवार सरकार है। कौन जिम्मेवार है? कौन पैसा रिलीज करता है? विधायक पैसा रिलीज करता है। कोटा में पैसा जो आपको मिलना चाहिए जो फंड तो विधायक को फंड कोई नहीं रोक सकता है। विधायक का फंड का काम दूसरे जगह होता है, वो छोटे छोटे काम होते हैं। लेकिन 5 साल के अंदर सड़क बनेगी कैसे? 5 साल के अंदर कोई सड़क बन जा रही है तो कैसे बनेगी? वो मेंटेन होगा। अच्छा, आपका जो कोटा है, जो आपके कोटा से क्या क्या काम होता है, थोड़ा हमारे तमाम दर्शकों को विस्तार रूप से बता दीजिए कि लोगों को जानकारी कि आपका जो कोटा है उससे जो है क्या क्या काम होता है। हमारे कोटे से जो काम हुआ है वो ऐतिहासिक वहाँ काम हुए हैं। और ये भी बता देते हैं कि आप वहाँ जो भी पूर्व विधायक हैं उनके किसी भी विधायक के काम को आप खोज के नहीं बता सकते हैं कि ये पिछला जो विधायक है क्या क्या किया है। हमारा काम सुन लीजिए, हमारा काम सुन लीजिए। एक आपको मंगलपुर के पास एक पुल बना है, एक पुल सरगटिया जो 2 गांवों में बटा रहता था और वहाँ 2 गांवों के बीच जाने के लिए 4 पहिया आपको कोई व्यवस्था नहीं थी। वाहन जाए एक टोला से दूसरे टोला, वहाँ राम मंदिर के पास पुल बना है। ये हमारी जो एक योजना है जिसमें झुमका में ये प्रोटेक्शन वाल जो है जो 32 साल से सड़क जो टूटी हुई थी और नहीं चल रही थी वो सड़क बनी है और वहाँ एक प्रोटेक्शन वाल बना है। ईदगाह की सुरक्षा की गई है। हमारे इस विधानसभा में आप देखेंगे कि एक लाइब्रेरी आपको ब्लॉक कैंपस में बना हुआ है। तो ये काम का जो सिलसिला है, जो लाल परसा गांव था वहाँ इतनी गंदगी थी नाली के अभाव में, वहाँ एक बेहतरीन नाली बनी है। गहरा गांव में बीचों बीच में तो पानी लग जाता था, वहाँ एक बेहतरीन नाली बना है पूरा, वहाँ कोई जल जमाव नहीं है। तो ये आप काम अगर देखेंगे तो ये सकता है ये आप जा करके वो चेक कर लीजिए। और गौरीपुर में भी देखिए एक अच्छा धर्मशाला भी बन गया है जो गौरीपुर मार्केट है। तो आप ये काम जो है दूसरे विधायक का काम आप खोज के बता नहीं सकते हैं कि वो अपने निजी फंड से कोई काम किए हों। वीरेंद्र गुप्ता पे एक और आरोप लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमेशा एक पक्ष के तरफ रहते हैं। हमेशा जब वो कोई भी धर्म का बात आता है तो हमेशा एक तरफा एक धर्म के खिलाफ और एक के समर्थन में खड़ा हो जाते हैं। इसमें आप क्या कुछ सफाई देना चाहिए? हम कोई सफाई नहीं देना चाहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, चाहे वो किसी पर अन्याय होगा। हम ये नहीं देखेंगे कि वो कौन धर्म का है कौन नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि जिले में चाहे वो हिंदू अपराधी हों, गैंगस्टर हों
उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई रही है, और मुस्लिम भी गैंगस्टर हों तो उसके खिलाफ भी लड़ाई रही है। ये हमारा इतिहास सब लोग जानते हैं। तो ये हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो लोग बात करते हैं वो अपने फायदे की मतलब की बात बोलते हैं। और क्या आप सोच रहे हैं कि CAA NRC देश में लागू होता है तो इससे आपको अल्पसंख्यक समाज की दोहरी नागरिकता की बात आती है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये तुष्टीकरण कहाँ से है? कहीं मॉब लिंचिंग होता है किसी निर्दोष आदमी पर और उसका विरोध किया जाएगा तो तुष्टीकरण है? जो न्याय की बात है। ये भी हो सकता है कि अफवाह भी हो सकता है, और अफवाहों में आप उदाहरण बताइए ना, कहाँ के अफवाह में? आपको बगहा का उदाहरण अभी दिए, ताजा घटना है। फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा है कोई, फिलिस्तीन के खिलाफ आप देख रहे हैं कि एक छोटा देश 30 लाख की आबादी का, और उसके तमाम तरफ से चौतरफे हमले करके और उस देश को नाबूद किया जा रहा है। तो उसके पक्ष में अगर कोई खड़ा होता है, फिलिस्तीनी झंडा लेकर के सॉलिडरिटी अपनाता है, व्यक्त करता है, तो ये क्या गलत है? हम लोग फिलिस्तीन के पक्ष में कि उस पर जुल्म हो रहा है और दुनिया का पूरा जनमानस जो है उस जुल्म के खिलाफ में है, ये तुष्टीकरण हो गया। तो ये चश्मा देखने का जो है फिलिस्तीन और दूसरा देश का मामला था। आप अपने देश में रह करके और फिलिस्तीन और दूसरे देश चर्चा करने की क्या हो सकता है? तब तो आप कहेंगे कि आपके देश की आज़ादी की लड़ाई में कनाडा में लोग तिरंगा क्यों फहरा रहे थे, अमेरिका में क्यों फहरा रहे थे, जो जाके पहले बात समझिए ना, क्या फिलिस्तीन नहीं फहरा रहा था? फिलिस्तीन आपको उस समय जो फिलिस्तीन की स्थिति थी उस समय वहाँ लोग उसके समर्थन में थे। कहीं भी जो दुनिया में आज़ादी की लड़ाई होती है उसके पक्ष में लोग रहते हैं। आप खुद देखते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो कहीं भी दुनिया में जब यहाँ आंदोलन हुआ तो आपको उसके पक्ष में लोगों ने झंडा बुलंद किया, चाहे वो रूस हो, सुभाष चंद्र बोस तो आप समझते हैं कि जापान में गए थे, जर्मनी में गए थे और वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया। 2025 के चुनाव में आपके पार्टी के कितने उम्मीदवार उतरेंगे इस बार? अब ये तो पूरे तौर पे महागठबंधन का मामला है और ये सीटों के तालमेल के आधार पर क्लियर होगा, लेकिन हम कम से कम सोचेंगे कि 50 सीटों पर हमारी पार्टी खड़ी हो, लेकिन ये अंतिम निर्णय ये तो है नहीं। हम लोग नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं, हमारी तो यही सोच है, लेकिन अब ये तो महागठबंधन का मामला है, तमाम लोग मिलजुल करके तय करेंगे। अच्छा, अभी